सौतेला पिता। ममता लगभग चीखते हुए कमरे से बाहर निकली। अब बस भी करो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, पर तुम्हारे दिमाग में यह बात नहीं घुसती। कॉलेज नहीं जाना है तुम्हें? और सतीश, आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाहकर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और भर्राई आवाज में आधी अधूरी ही सही, पर मन की भड़ास निकाल दी। शांत स्वभाव की होने के कारण गुस्सा होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है। इसीलिए पल भर में ही लगने लगता है कि अंदर कुछ टूट रहा है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक असहाय हो गई हूँ। निशा और सतीश की धमाचौकड़ी और घर के कोनों में दुबक कर एक दूसरे से गुपचुप बातें करने की प्रक्रिया ने मुझे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं स्वयं धराशायी हो गई। मेरी आंखें अचानक छलक उठी। ममता, क्या हो गया है तुम्हें? सतीश ने मेरे दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और निशा तो हमेशा से ही ऐसे ही थे। निशा कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर मेरे होठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। मन की बात मन में ही रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को सबके सामने बोलने के ख्याल मात्र से ही दिल दहल जाता था। ममता, तुम आजकल बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? सतीश ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठा लिया। ममता, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। बताओ, आखिर बात क्या है? अपने हाथों को सतीश के हाथों से झटकते हुए मैं उठ खड़ी हुई। सतीश की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है यह। क्या ज़रूरत है उसे यह कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को निशा के साथ न बांटता। मैं अपना सोफे पर पड़ा बैग कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाना चाहती थी, पर निशा दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है माँ? निशा ने मुझे लगभग धकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। निशा ने हंसी हंसी में कहा, माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं। पर अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मैं कोई काली कलूटी तो हूँ नहीं जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पापा? चहकती हुई निशा ने मुझे खुश करने का प्रयास करते हुए सतीश से पूछा। सतीश मेरे चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर एक बार तो बहुत गंभीर हो उठे, पर दूसरे ही पल निशा की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर निशा, जिस तरह से तुम्हारा शरीर मोटा होता जा रहा है, उससे तो लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। सतीश ने निशा को छेड़ते हुए कहा। माँ, देखो ना, पापा मुझे हमेशा मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरी प्लेट में पोहा परोसती हुई निशा बोली। जानती हो माँ, पापा ने मुझे एक भी चम्मच हलवा नहीं खाने दिया, इसलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ माँ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैंने निशा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि मुझे उसकी बातचीत करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं, बस हो गया। सतीश बोले, रहने दे निशा, लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही है। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी न मार ले। और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की हंसी मेरे कानों में अंगारों की तरह टकरा रही थी। मैं रुआसी सी हो उठी। सोचा दौड़कर घर से बाहर निकल जाऊं, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। निशा, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का समय भी तो हो गया है। निशा को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। निशा को अपने गले लगाते हुए सतीश ने कहा तो उसका साहस और निशा के होठों की मुस्कान ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसती मैं तेजी से घर से बाहर निकल गई। उस दिन मेरा ऑफिस में काम में मन नहीं लगा। जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम निपटा कर मैं निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही।
चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा। जब सतीश ने निशा को अपने पास खींचकर गले लगा लिया था, मन में कुलबुलाहट होने लगी कि बाप बेटी में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना अस्वाभाविक है। पर सतीश तो निशा के सौतेले पिता है, यानी मेरे दूसरे पति। पता नहीं क्यों इस बात को मैं कभी भूल ही नहीं पाती। कई साल पहले का दृश्य आंखों के आगे आ गया, जब सतीश राजेश की मौत की सूचना देने मेरे घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने अपने हाथों की सारी चूड़ियां तोड़ डाली थी। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह रोने वाले सतीश मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। सतीश मुझसे बोला था, भाभी अब हम कैसे जिएंगे राजेश के बगैर? राजेश के बिना तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। सतीश के असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल आंसू पोंछ डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर उस रोज वह इतना मासूम लगा था कि मैं देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से जैसे दोस्ती कर ली थी। उसके बाद सतीश जब भी आता, कभी मेरे सिर पर हाथ फेर कर संरक्षक बन जाता, तो कभी मेरे आगोश में छिपकर एक नन्हा सा बच्चा। तब निशा 4 साल की थी। निशा के पिता यानी राजेश ने मुझे कभी अकेले चलने ही नहीं दिया था। हर वक्त मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर चलते थे। मैंने कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस राह पर वह मुझे लिए जा रहे हैं वह कहाँ जाकर खत्म होती है। मेरी आंखें तो सिर्फ राजेश के चेहरे पर टिकी रहती थी, पर वह अचानक मुझे और नन्ही निशा को ऐसे छोड़कर चला जाएगा, मैंने सोचा भी ना था। मैं अचकचाई सी जब भी इस अनजान शहर में इधर उधर नजर दौड़ाती तो सतीश के अलावा कोई और मुझे अपना नजर नहीं आता। मैं सतीश के सहारे की मोहताज सी हो गई थी। इसीलिए तो एक दिन उसने भाभी और आपकी सारी सीमाओं को लांघ कर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला सतीश कभी मेरे सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की भी होती तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मेरे जीवन में राजेश की कमी की पूर्ति करने की इच्छा रखने वाला सतीश उस समय मेरे लिए पूजनीय था या एक ऊंची प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे चुप देखकर उसने कहा था, ममता तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं और करना चाह रही हैं, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह न समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छुपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और निशा की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसीलिए यह प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका यह प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया, मैं जान ही नहीं पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुंह से करती। सतीश के सामने मेरा झुका हुआ सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था। समाज के रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं से लड़ते हुए सतीश ने मेरी मांग भर दी। सतीश ने मेरी और निशा की जिंदगी में बहार ला दी थी। निशा के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय न हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन मुझे दुनिया भर की खुशियां देने वाला सतीश अचानक बदलने लगा। सतीश के जीवन में मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब निशा ही उसकी सब कुछ हो गई थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी निशा को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार मान चुकी थी, पर वह पापा के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को निशा और सतीश ने नजरअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह गहन रिश्ता मेरी नज़रों में तब संदेह के घेरे में आ गया जब सतीश ने पुरानी नौकरी छोड़कर एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें काम शिफ्ट में होता था। जब सतीश की नाइट ड्यूटी रहती तब निशा और सतीश दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि निशा के कॉलेज का समय दोपहर के 2 बजे तक का ही था।
इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा परिवर्तन कर दिया था। वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम सतीश निशा के आगे पीछे लगा रहता था। सतीश कभी निशा के गालों पर चिकोटी काट लेता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने गले लगा लेता। जब भी सतीश ऐसा करता मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका जब एक दोपहर बुखार के कारण मैं घर लौट आई थी। उस दिन निशा को मैंने अपने कमरे में सोया पाया। उसके बाद मुझे बुखार के साथ साथ सिर में भी दर्द हो गया। अब मुझे बुखार के साथ साथ बेचैनी भी हो रही थी। तभी से मेरे मन में यह शक भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और बेटी के बीच कुछ अनैतिक तो नहीं। उसी दिन से मैंने सतीश और निशा पर अपनी तेज तर्रार नजर रखनी शुरू कर दी और यही पाया कि वे जितना हो सके अकेला रहना चाहते हैं। कभी वे दोनों छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक जाते। कभी उनके बीच एक रहस्यमय खामोशी तो कभी लोक लाज के सारे बंधनों को भूलकर एक दूसरे से आलिंगन बंद हो प्रेमालाप करते। उनके बीच में उपेक्षित सी महसूस करती मैं। मन तो कर रहा था चीख चीख कर रो लूं, पर ऑफिस में मेरा रोना अशोभनीय लगता, इसलिए अपनी भावनाओं को संयम करने का प्रयास करती। जब से मेरे मन में सतीश और निशा को लेकर शक जागा, तब से मैं लगातार यह प्रयास कर रही थी कि निशा के लिए जल्दी ही कोई अच्छा लड़का तलाश लूं। सभी दोस्तों रिश्तेदारों से मैंने इस बारे में बात की थी और सभी से यह निवेदन किया था कि निशा के लिए जल्द से जल्द लड़का तलाशने में मेरी मदद करें। टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। घर जाने का समय हो गया था, पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो वह जगह होती है जहाँ हर कोने में स्नेह, विश्वास, त्याग की भावना भरी हो। वह घर जहाँ पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो। वहाँ जाने की इच्छा किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुँचने से पहले मैंने निर्णय लिया कि निशा को अब घर पर नहीं रहने दूंगी और जब तक उसके लिए एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका दाखिला किसी गर्ल हॉस्टल में करवा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि सतीश को क्या वजह बताऊंगी। निशा को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज होगा। हो सकता है मुझसे लड़ाई भी करे। घर पहुंची तो देखा सतीश बहुत अच्छे से तैयार होकर बेसब्री से बरामदे में चहलकदमी कर रहा है। उसको देखते ही मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है यह? जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तेजी से अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर गिर पड़ी और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। ममता, उठो, उठो ना, सो गई क्या? मुझे लगभग झकझोरते हुए सतीश ने पूछा। मैंने बेरुखी से कहा, सतीश, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रखी है मुझे। ममता, उठो। इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींचकर उठा दिया। मैं उठ बैठी और सतीश के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण अचंभित सी उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान आए हुए हैं। मैंने अचंभित होते हुए कहा, मेहमान? कौन मेहमान? हमारी निशा का भावी पति और उसके माता पिता। क्या कह रहे हो तुम? मैं आंखें फाड़े सतीश को देखती रह गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे, इतने दिनों से निशा और मैं मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को निशा ने ही पसंद किया है। 2 महीने पहले जब उसने मुझे यह बात बताई, तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को देख परख लूं। यदि वह हमारी बेटी के योग्य हुआ तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 1 महीने से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का इंजीनियर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया और जब मुझे विश्वास हो गया कि यह लड़का अच्छा है तो आज उन्हें घर पर बुला लिया ताकि तुम उन सब से मिलकर बाकी की कार्यवाही करो। मैं हैरानी से सतीश को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम दोनों ही परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी की अच्छे से शादी हो जाए, फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बट गया है बेटी के साथ, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए सतीश नीचे चला गया। निशा के प्रति
सतीश के निश्चल प्रेम को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार, कि मुझे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर फफक फफक कर रो पड़ी। जल्द ही आंसुओं ने मेरे मन का सारा मैल धो डाला। दोस्तों, कभी कभी जो हम देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता, इसलिए हमें रिश्तों के मामले में बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।